हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ईश्वर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि अफ्रीका का पॉलिटिकल में कौन कौन से अफ्रीका में देश हैं और उनकी स्थिति क्या है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि अफ्रीका में प्रमुख देश जो आगे हम जो अफ्रीका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से देश काम आएंगे, उनकी लोकेशन काम आएगी। तो इस बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अफ्रीका के पूर्व में एक महासागर है, इसका नाम है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अफ्रीका के पूर्वी भाग में जो महासागर स्थित है इसका नाम है इंडियन ओशियन, और इसके पश्चिम भाग में जो महासागर है उसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक। पूर्वी भाग में हिंद महासागर, पश्चिमी भाग में दक्षिणी अटलांटिक, और इसके उत्तरी भाग में जो महासागर है उसका नाम है मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में दक्षिणी अटलांटिक, पूर्व में हिंद महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ एक जल संधि है जिसका नाम है मोजाम्बिक जल संधि। ये इसका नाम है इसका नाम है जिब्राल्टर। इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जो कि इस यूरोप महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग कर रही है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। अब ये किन किन देशों के मध्य है? ये स्पेन देश है जो कि यूरोप का, और ये मोरक्को देश है जो कि अफ्रीका का। क्या नाम है? मोरक्को। तो क्वेश्चन आता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन किन देशों के मध्य है? वो है स्पेन और मोरक्को। तो हमने ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आज हमने देखी कि इसके तीनों ओर महासागर हैं। उत्तर में भूमध्य सागर है, दक्षिण में और जो पूर्व में प्रमुख रूप से हिंद महासागर है, और पश्चिम में इसके दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो हम अगर देशों के बारे में चर्चा करें आज, तो हम देखेंगे कि इधर जो ये देश है ये इजिप्ट देश है। इसका दूसरा नाम है मिस्र देश। क्या नाम है इसका? मिस्र देश। और इसकी राजधानी है कायरा या कायरो। मिस्र की राजधानी कायरो। अब हम दूसरा देखते हैं। एक देश है, ये देश है लीबिया। इसका नाम है लीबिया। और इसके पश्चिम में अल्जीरिया, उत्तर में एक और लीबिया और अल्जीरिया के उत्तर में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ट्यूनीशिया। ये ट्यूनीशिया देश। आगे हम सारा मरसल जो पढ़ेंगे उसमें इन देशों के नाम देखेंगे। इधर एक पश्चिम में जो देश मैंने अभी बताया आपको जिससे जिब्राल्टर संधि टच होती है, उसका नाम है मोरक्को। तो मोरक्को को हम दो चीज़ों के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मोरक्को जो देश है वो जिब्राल्टर जल संधि से टच है, जो कि जो जल संधि है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रही है। तो मोरक्को का हम एक हिस्ट्री में देखते हैं कि मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसका नाम है इब्न बतूता, जो कि 1333 में भारत आया था। 1333 में भारत आया था। इसका नाम है इब्न बतूता, जो कहाँ का था? वो मोरक्को का निवासी था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो इस प्रकार हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे लिंक करके कि हिस्ट्री में इस देश का क्या महत्व है, या फिर इस देश का कोई विशिष्ट चीज़ होगी वो हम आपको बताएंगे। तो मोरक्को के बारे में हम दो चीज़ें पढ़ी। तो मोरक्को और स्पेन के मध्य जो जल संधि है उसका नाम है जिब्राल्टर। और मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसका नाम है इब्न बतूता, जो 1333 में भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इसकी एक प्रमुख किताब है, उसका नाम है रिहला। इसका नाम है रिहला। ठीक है,
तो हमने इब्न बतूता के बारे में 2-3 चीज़ें देखी। इब्न बतूता मोरक्को के निवासी हैं और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे और इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है रियाला। अब हम अगली चीज़ देखते हैं कि यहाँ जो ये अरबियन प्रायद्वीप है और ये अफ्रीका है, इन दोनों के मध्य एक जल सागर है, एक बटर बॉडीज है, उसका नाम है लाल सागर। लाल सागर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नीला नीला सा है, ये लाल सागर है। और यहाँ एक नहर है, यहाँ एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर। ये छोटा सा द्वीप, ये छोटा सा जो क्षेत्रफल है, इसमें से इसको काट के इस नहर का निर्माण किया गया, ताकि जैसे कि यूरोप से अगर व्यापार हो तो पहले यूरोप का व्यापार यहाँ से ऐसे होता था भारत की तरफ, लेकिन अब इसके नहर के बन जाने से डायरेक्ट यूरोप से और इस सुएज नहर का बनने के बाद रेड सी के माध्यम से अरब सागर में ये व्यापार होता है। तो हमने ये कई चीज़ें देखी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश प्रमुख हैं जो हम इस महाद्वीप में पढ़ेंगे। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, पूर्व में कौन सा महासागर है, उत्तर में कौन सा सागर है। उत्तर में मेडिटेरियन सी है जिसका नाम है भूमध्य सागर, पश्चिम में दक्षिणी अटलांटिक और पूर्व में इंडियन ओशियन। हमने अब दूसरे तीसरे देशों के बारे में और देखते हैं कि इधर एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। तो जैसे कि सुएज नहर से जो व्यापार होता है, यहाँ पे ये सुएज नहर है, यहाँ पे इससे जब व्यापार होता है तो यहाँ सोमालियन डाकू पाए जाते हैं जो इन जहाज़ों को लूटते हैं। तो सोमालिया जो देश है वो इस कारण यहाँ प्रसिद्ध है। अगला हम देखते हैं इथोपिया। ये इथोपिया देश है, ठीक है। इधर है जो ये देश है उसका नाम है केन्या। केन्या के दक्षिण में तंजानिया और ये युगांडा। ये हम आगे काफ़ी जगह पढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ केन्या, युगांडा और तंजानिया, इनके मध्य एक लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया। जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट हम देखें तो इसके दक्षिण में हम देखें तो दक्षिण में एक देश स्थित का नाम है, इसका नाम है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे प्रमुख देश हम साउथ अफ्रीका पढ़ते हैं। कई लोग अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को एक ही मान लेते हैं, हालांकि जो कि गलत है। अब हम देखें तो अफ्रीका तो एक महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में एक देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका जो देश है इसके जस्ट ऊपर एक देश है जिसका नाम है बोत्सवाना, और बोत्सवाना के जो राइट साइड में उसका देश है वो है जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी है हरारे। और जिम्बाब्वे के पूर्व में जो देश है उसका नाम है मोजाम्बिक। ये देश है मोजाम्बिक। यहाँ मोजाम्बिक चैनल स्थित है, मोजाम्बिक चैनल, जो कि एक जलराशि है जो कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में। यहाँ एक जलराशि वाटर बॉडीज है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल, जो मोजाम्बिक देश के नाम पर रखी गई है। ये एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। इसका प्राचीन नाम था मालागासी। प्राचीन नाम था इसका मालागासी। तो हमने कई देशों के बारे में जाना और हम एक अगला देश देखते हैं। ये देश है नामीबिया। यहाँ एक हम मरुस्थल पढ़ेंगे आगे, नामीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल पढ़ेंगे? नामीब।
अगला देश है जो नामीबिया के उत्तर में स्थित है, उसका नाम है अंगोला। ये कौन सा देश है? अंगोला। बोत्सवाना, अंगोला, जिम्बाब्वे, इनके मध्य एक देश है, यह है जाम्बिया। जाम्बिया अलग है और जिम्बाब्वे अलग है। कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया एक ही है, लेकिन जो जाम्बिया है वो जिम्बाब्वे के उत्तरी भाग में स्थित है। ये जाम्बिया है, ये जिम्बाब्वे है। ठीक है, अब हम एक प्रमुख देश पढ़ेंगे, वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो गणराज्य। यह है कॉन्गो गणराज्य। इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं DRC। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक प्रमुख देश अगला देखते हैं हम, एक है दक्षिणी सूडान। ये कौन सा देश है? चार। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है, ये चार देश है। कौन सा देश है? चार। इसमें एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है चार झील। कौन सी झील है? चार झील। एक काफी गरीब देश है, इसका नाम है नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया। और नाइजीरिया के उत्तर में देश है जिसका नाम है नाइजर। तो नाइजर और नाइजीरिया। इधर हमने देखा जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो ये थोड़े सेम से नाम है जो आपको काफी कंफ्यूज करते हैं, आज नहीं करेंगे। अगला हम देखते हैं, एक ये बुर्किना फासो ये देश है। इससे उत्तर में माली देश है, माली। ये बुर्किना फासो है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध खाड़ी है जिसका नाम है, ये जो खाड़ी है, ये खाड़ी क्षेत्र है, ये जो पूरा खाड़ी क्षेत्र है, ये इसका नाम है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है, वह है गिनी की खाड़ी। यहाँ एक देश है गैबोन, और गैबोन के पश्चिम में, गैबोन के पूर्व में जो देश है उसका नाम है कॉन्गो। गैबोन और जो कॉन्गो, उन देशों के बीच में जो देश है उसका नाम है कॉन्गो। कॉन्गो अलग है और कॉन्गो रिपब्लिक अलग है। अब हम देखते हैं कि माली जो देश है उसके पश्चिम में जो देश है उसका नाम है मॉरिटानिया। क्या नाम है उसका? मॉरिटानिया। इधर एक देश है लाइबेरिया, इधर एक देश है घाना। ठीक है, तो ये आज हमने अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप के बारे में चर्चा की। ये प्रमुख देश हैं और ये आगे अपन को कई चीज़ों में पढ़ने को मिलेंगे। तो हमने अब नेक्स्ट शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से जो तीन काल्पनिक रेखाएं वो तीनों निकल रही हैं। पहली रेखा है कर्क रेखा, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में से निकल रही है, ये कर्क रेखा है। दूसरी रेखा का नाम है विषुवत रेखा, जो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य में से निकल रही है। और तीसरी जो रेखा है वो है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका नाम है मकर रेखा। यह इसके अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में से निकल रही है। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों काल्पनिक रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। बाकी हमने जो पश्चिम में जो महासागर है अटलांटिक महासागर, उसके बारे में देख लिया। पूर्व में हिंद महासागर के बारे में हम अपन ने देख चुके हैं अभी, और उत्तर में भूमध्य सागर है, उसके बारे में हम देख चुके हैं। यहाँ मैंने आपको एक जल संधि बताई, उसका नाम है जिब्राल्टर। कौन सी जल संधि बताई? जिब्राल्टर, जो कि यूरोप को और अफ्रीका को अलग करती है। यहाँ एक प्रमुख मैंने आपको देश बताया जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो आज अभी आपको थोड़ा थोड़ा अफ्रीका के बारे में नॉलेज हो गई होगी कि कौन कौन से देश उत्तर में, कौन कौन से देश दक्षिण में, कौन से पश्चिम में, कौन से पूर्व में। तो हम नेक्स्ट आगे सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि अफ्रीका के प्रमुख पर्वत और उनकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अफ्रीका का पहला और इम्पोर्टेंट पर्वत है, उसका नाम है
एटलस माउंटेन। क्या नाम है? एटलस माउंटेन। एटलस की एक मैप और आती है जो मानचित्रावली आती है, उसका नाम भी एटलस है। तो एटलस माउंटेन अफ्रीका के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। ये जो एटलस माउंटेन है उसकी लोकेशन है। कौन सी लोकेशन है? एटलस माउंटेन की। सेकेंड हम माउंटेन देखते हैं, अहागर। कौन सा माउंटेन है? अहागर माउंटेन, जिसकी लोकेशन ये रहे। ये कौन सा माउंटेन है? अहागर माउंटेन। तीसरा हम देखते हैं लोमा पर्वत। कौन सा पर्वत है? लोमा पर्वत। ये लोमा पर्वत है। आगे जाके इससे एक नदी निकलती है जो हम आपको पढ़ाएंगे। तीसरा है, चौथा है एडामावा। क्या नाम है? एडामावा। एडामावा की लोकेशन है ये जो चौथी लोकेशन आपको दिख रही है, ये एडामावा की लोकेशन है। पांचवी है मितुम्बा। पांचवी जो लोकेशन है, पांचवा जो पर्वत है प्रमुख अफ्रीका का, ये है मितुम्बा। ये मितुम्बा पर्वत है। कौन सा है? मितुम्बा पर्वत। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। क्या नाम है इसका? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। और आगे चल के इससे भी एक प्रमुख नदी जो कि अफ्रीका की प्रमुख नदी है वो निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाती है। अब हम देखते हैं कि एक नेक्स्ट पर्वत है रुवेंजोरी। जो सातवां जो पर्वत है वह ये रहा, इसका नाम है रुवेंजोरी। जो चौथा हमने देखा एडामावा, पांचवा देखा मितुम्बा और सातवां देखा ये रुवेंजोरी पर्वत। तो रुवेंजोरी पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट है अफ्रीका में। दो तीन पर्वत हैं जैसे लोमा माउंटेन, ड्रैकेंसबर्ग, एक किलिमंजारो भी पढ़ेंगे हम, वो भी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट है माउंट केन्या। जो आठवां जो पर्वत हम देखते हैं इसमें अफ्रीका में वो है माउंट केन्या। तो अभी हमने जो इसके प्रमुख 8 पर्वत हैं इनके बारे में चर्चा की, इनकी लोकेशन हमने देखी। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा? जो उत्तर में और पश्चिम में जो पर्वत है उसका नाम है माउंट एटलस। क्या नाम है? माउंट एटलस। दूसरा जो पर्वत हमने देखा उसका नाम है अहागर। क्या नाम है? अहागर। तीसरा हम देखते हैं ये माउंटेन है, इसका नाम है लोमा माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? लोमा माउंटेन। चौथा है एडामावा। क्या नाम है? एडामावा। पांचवा है मितुम्बा। क्या नाम है? मितुम्बा। सातवां है रुवेंजोरी। क्या नाम है? रुवेंजोरी। और जो छठवां है इधर नीचे साउथ में, इसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग। क्या नाम है? ड्रैकेंसबर्ग। और जो आठवां है लास्ट है इसका नाम है माउंट केन्या। ये हमने अभी 8 पर्वत पढ़े हैं, इनकी लोकेशन देखी है, क्या क्या इनकी लोकेशन है, कहाँ कहाँ ये स्थित है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। हम अगला देखते हैं इनकी बारे में, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ है और किन किन देशों में ये स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एटलस माउंटेन है, एक माउंटेन जिसका नाम है एटलस। क्या नाम है? एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि एटलस माउंटेन, अभी हमने पढ़ा कि एटलस माउंटेन जो कि ये अफ्रीका देखा, ये अफ्रीका देखा। तो एटलस माउंटेन अभी हमने कहाँ देखा? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है टॉपकल। क्या नाम है? टॉपकल। और ये प्रमुख देशों में स्थित है जो जिसका नाम है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। क्या देखा अपन ने? इधर देखा मोरक्को, इधर देखा अल्जीरिया और इधर एक छोटा सा देश देखा आपने ट्यूनीशिया। इन तीनों देशों में एटलस माउंटेन स्थित है। एटलस माउंटेन के बारे में अगला हम देखते हैं कि एटलस माउंटेन ये नवीन वलित पर्वत है। कैसा वलित पर्वत है? नवीन। वलित पर्वत भी 2 प्रकार के हैं, एक तो प्राचीन वलित और एक है नवीन वलित। ये अभी बना है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो निर्माण हुआ है, इधर हमने यूरोप महाद्वीप देखा, तो यूरोप महाद्वीप की एक प्लेट है यूरोपियन प्लेट। क्या कौन सी प्लेट है? यूरोपियन प्लेट। और इधर जो प्लेट है उसका है अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट है? अफ्रीकन। तो ये दोनों प्लेटें जब अभिसरित हुई, जब ये दोनों प्लेटें अभिसरित हुई तो इनसे इनके अभिसरण से ऐसे वलन बने। जो वलन बने वही पर्वत बने वलित। कौन से पर्वत बने? वलित। तो
जो हमने एटलस माउंटेन देख रहे हैं ये एक प्रकार का वलत पर्वत है। जो कैसे होना, ये यूरोपियन प्लेट इधर आई, ये अफ्रीकन प्लेट इधर, किसकी, इन दोनों के मिश्रण से, ये दोनों के मिश्रण से जो प्लेट जो माउंटेन बना उसका नाम है एटलस माउंटेन। तो दोस्तों, तो एटलस माउंटेन के बारे में अभी हमने 4-5 चीज़ें देखी कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है टॉपकल, और ये मोरक्को पश्चिम में, अल्जीरिया इधर और ट्यूनिशिया उत्तर में, तो इन तीनों देशों में ये स्थित है। तीसरी हम चीज़ें हमने देखी कि ये नवीन वलित पर्वत है, जो कैसे बना है, यूरोपियन प्लेट व अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से निर्मित हुआ है। कैसे हुआ है, ये यूरोपियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, दोनों आपस में अभिसरित हुई तो वलन पड़े, वलन पड़ने से जो पर्वत बना वो है एटलस माउंटेन। अब इस एटलस माउंटेन के बारे में हम 2-3 चीज़ें और देखते हैं कि इस माउंटेन पे, इसके क्षेत्र में, कई प्रकार के खनिज हैं जो हम देखते हैं कि सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा और लोह। इस क्षेत्र में सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा और लोह हैं खनिज पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट माउंटेन देखते हैं। तो नेक्स्ट माउंटेन हमने देखा रुवेंजोरी माउंटेन। कौन सा माउंटेन देखा, रुवेंजोरी। तो रुवेंजोरी के बारे में हम थोड़ी मैप में एक बार दोबारा देखते हैं। पहला माउंटेन हमने एटलस देख चुके हैं। अभी एटलस किस देश में है, किन किन देशों में है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, कौन सी इसकी प्रमुख चोटी है, इसके बारे में अभी हमने चर्चा की। अभी हमने देखा, अभी हम देखेंगे रुवेंजोरी माउंटेन। कौन सा माउंटेन, रुवेंजोरी माउंटेन। ये रुवेंजोरी माउंटेन है। तो रुवेंजोरी माउंटेन की स्थिति यहाँ अभी अपन ने देखी। यहाँ कौन से माउंटेन की स्थिति देखी, एटलस, यहाँ देखेंगे रुवेंजोरी। तो रुवेंजोरी माउंटेन के बारे में सबसे पहले देखें तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है मार्गरिटा। क्या नाम है, मार्गरिटा। और ये युगांडा और कोंगो गणराज्य में स्थित है। तो हमने यहाँ युगांडा देखा, इधर कोंगो देखा, तो इन दोनों जो देश हैं उनमें ये स्थित है, जिसका नाम है रुवेंजोरी माउंटेन। और ये एक प्रकार का खंड पर्वत है। पर्वतों के कई प्रकार हैं, जैसे खंड पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, जो कई प्रकार हैं। तो उनमें से ये खंड पर्वत का उदाहरण है, जबकि एटलस वलित पर्वत का उदाहरण था। और रुवेंजोरी के बारे में अगला देखें कि यहाँ पर तांबा और कोबाल्ट है, प्रमुख रूप से मिलते हैं। कौन कौन से, तांबा और कोबाल्ट। कोंगो में, जो कोंगो गणराज्य है, इसमें कोबाल्ट प्रमुख रूप से मिलता है। विश्व में सर्वाधिक कोबाल्ट का उत्पादन और भंडारण कोंगो गणराज्य में है। तो कोंगो गणराज्य में और जो हमने दूसरा देखा देश युगांडा, उन दोनों देशों में एक पर्वत है जिसका नाम है रुवेंजोरी पर्वत। तो रुवेंजोरी पर्वत के बारे में अभी हमने 4-5 चीजें देखी। सबसे पहले देखा कि मार्गरेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, यह युगांडा और कोंगो गणराज्य में स्थित है। तीसरा, हमने देखा कि ये खंड पर्वत है। चौथा देखा हमने इस क्षेत्र में कोबाल्ट जो खनिज है वो पाया जाता है। इसके कई अन्य नाम भी हैं। जो अन्य नामों के बारे में हम देखते हैं कि ये इनको कहते हैं अफ्रीकी आल्प्स। क्या कहते हैं, अफ्रीकी आल्प्स। आल्प्स पर्वत कहाँ है, जो यूरोप में। आल्प जो पर्वत है आल्प्स से, वो कहाँ है, यूरोप में। और दक्षिणी आल्प्स हमने पिछले माध्यम में पढ़ा, वो कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। और जो अफ्रीकन आल्प्स है वो किसको कहते हैं, रुवेंजोरी माउंटेन को। और इनको दूसरा नाम कहते हैं चंद्रमा के पर्वत। तो रुवेंजोरी पर्वत है उसके हमने 3 नाम देखे। एक तो खुद रुवेंजोरी है, दूसरा है अफ्रीकी आल्प्स, और तीसरा है चंद्रमा के पर्वत। हमने 2 माउंटेन के बारे में अभी चर्चा की। पहला माउंटेन है एटलस माउंटेन, दूसरा माउंटेन है रुवेंजोरी माउंटेन। तीसरा माउंटेन अगर हम देखें तो तीसरा माउंटेन देखते हैं कि उसका नाम है माउंट कैन्या। क्या नाम है, माउंट कैन्या।
तो माउंट केन्या की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है बातियान। कौन सी चोटी है? बातियान। और एटलस की कौन सी थी? टॉपगल। रुवेंजोरी की मार्गरेटा। और जो केन्या है उसकी बातियान। बातियान जो चोटी है, और ये किस पर्वत पे है? केन्या पर्वत पे। और ये स्थिति कहाँ है? नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि इसकी स्थिति केन्या देश में है। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है जो केन्या पर्वत है उसकी स्थिति कहाँ है? केन्या में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है बातियान। और जो केन्या में जो माउंट केन्या पर्वत है, ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ज्वालामुखी। बाकी अन्य पर्वत हमने देखे, एटलस माउंटेन देखा वो नवीन वलयत है, रुवेंजोरी देखा वो खंड पर्वत है, और जो जो केन्या माउंटेन हम देख रहे हैं उसका नाम है, वो किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। अगला हम देखें केन्या माउंटेन में, यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केन्या राष्ट्रीय उद्यान। इसी के नाम से एक उद्यान है जिसका नाम है केन्या राष्ट्रीय उद्यान, और जो यूनेस्को सूची में शामिल है। तो अभी हमने केन्या माउंटेन के बारे में 4-5 चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हमने देखा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है बातियान। दूसरा, ये केन्या देश में स्थित है जो कि भ्रंश घाटी के पास स्थित है। आगे जाके हम आपको भ्रंश घाटी के बारे में बताएंगे जो काफ़ी अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ने को मिलती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम यही देख लेते हैं कि ये भ्रंश घाटी के पास स्थित है, ज्वालामुखी पर्वत है, और इसके पास इसमें केन्या राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि यूनेस्को सूची में शामिल है। नेक्स्ट हम अगला माउंटेन देखते हैं, वो है लोमा माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? लोमा माउंटेन। तो लोमा माउंटेन की अगर हम स्थिति देखें, अभी हमने चर्चा की लोमा माउंटेन, तो लोमा माउंटेन लगभग इस जगह पर स्थित है। लोमा माउंटेन इस जगह पर स्थित है, और लोमा माउंटेन इसकी सबसे ऊंची पीक का नाम है, क्या नाम है? बिन तुमानी। क्या नाम है? बिन तुमानी। और इसकी जो स्थिति है वो 2 देशों में, उसका नाम है गिनी और सियरा लियोन। कौन सी है? कौन कौन से देश हैं? गिनी और सियरा लियोन। कौन सा माउंटेन पढ़ रहे हैं हम? ये लोमा माउंटेन जो कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी बिन तुमानी, देश गिनी और सियरा लियोन। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजर नदी। आगे जाके जो ये गिनी की खाड़ी है, अभी हमने शुरू में चर्चा की, ये खाड़ी कौन सी है? गिनी की। तो ये जो लोमा पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, उसका नाम है नाइजर, आगे जाके गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो अब हम नेक्स्ट माउंटेन के बारे में चर्चा करें, उसका नाम है अहागर माउंटेन। अहागर माउंटेन, जिसके बारे में थोड़ा चीज़ें देखेंगे बस कि इसकी स्थिति कहाँ है। अल्जीरिया में ये स्थित है। केवल हम अहागर माउंटेन के बारे में इसका देश देखेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिलती हैं। अहागर माउंटेन कहाँ पे? अल्जीरिया में। नेक्स्ट माउंटेन देखते हैं हम एडामावा। कौन सा माउंटेन देखते हैं? एडामावा, जो कहाँ है? नाइजीरिया और कैमरून में। कहाँ पर है? नाइजीरिया और कैमरून में। ये किस प्रकार का है? प्राचीन वलयत। किस प्रकार का है? प्राचीन वलयत। जबकि नवीन वलयत, अभी हमने कौन सा पर्वत देखा? एटलस पर्वत देखा, जो कि नवीन वलयत पर्वत है। और एडामावा कैसा है? प्राचीन वलयत। कौन कौन से देशों में? नाइजीरिया और कैमरून में। नेक्स्ट हम एक पर्वत देखते हैं मितुम्बा पर्वत। कौन सा? मितुम्बा, जो कहाँ पे? जाम्बिया और जायरे की सीमा पे। कहाँ है? जाम्बिया और जायरे की सीमा पे। ये भी प्राचीन वलयत है। एडामावा के साथ साथ ये भी प्राचीन वलयत है। और जो ड्रैकेंसबर्ग है ये भी प्राचीन वलयत है। एडामावा, मितुम्बा, ड्रैकेंसबर्ग, तीनों कैसे हैं? प्राचीन वलयत। अब जो वलयत है उसको हम एक अन्य नाम से और जानते हैं, वलयत पर्वतों को। कई बार आपको एग्जाम में दे दे मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत कई बार एग्जाम में दे देता है कि ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। और मैं अभी आपको प्राचीन वलयत यहाँ पढ़ाया हूँ, तो कई बार ये इसका दूसरा नाम ये मोड़दार पर्वत दे देता है। तो अभी हमने 4 पर्वत उधर पढ़े और 4 पर्वत इधर देख रहे हैं। पहला है अहागर, दूसरा है एडामावा, तीसरा है मितुम्बा, चौथा है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। जो कि मितुम्बा जो पर्वत है ये भी वलयत है, ड्रैकेंसबर्ग भी वलयत है, और
एडामावा भी गलत है। जो मितुम्बा है यह जाम्बिया और जायरे की सीमा पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है ये यहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और यह भी प्राचीन वलयत है। इससे दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? ऑरेंज नदी और लाल नदी। तो ऑरेंज नदी है, ये ऑरेंज नदी इस साइड बहती है, ये ऑरेंज नदी पश्चिम की ओर बहती है, फटते रहते हैं, वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एक होते हैं शांत, शांत जो काफी सालों हो गए जिनमें आज तक विस्फोट नहीं हुआ है। एक होते हैं सुषुप्त जो कभी भी फट सकते हैं, हालांकि फिलहाल में फटे नहीं हैं। तो एक सक्रिय, एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी अफ्रीका का उसका नाम है किलिमंजारो ज्वालामुखी या किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये तंजानिया देश में स्थित है और जो कि फ्रेंच घाटी के पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत है, अभी हमने देख लिया। तीसरा हम देखते हैं इसकी चोटी का नाम है उहुरु। उहुरु क्या है चोटी का नाम? उहुरु। और देखते हैं कि जो किलिमंजारो पर्वत है अफ्रीका में इसकी काफ़ी ऊंचाई है, और किलिमंजारो पर्वत एकमात्र ऐसा स्थान है अफ्रीका में जहां हिमनद पाए जाते हैं। काफ़ी अधिक ऊंचाई के कारण ही ये विशेषता यहाँ पर पाई जाती है। तो किलिमंजारो एकमात्र, ये देख रहा हूँ, ये किलिमंजारो जो पर्वत है उसका डायग्राम है, देखते हैं छोटा मोटा कि यहाँ ये हिमनद है। क्या है? हिमनद। पर्वत का नाम है किलिमंजारो, ठीक है। और ये अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हमने अफ्रीका के पर्वतों के बारे में आज जाना। अगला हम देखते हैं कि अफ्रीका की झील है। अफ्रीका की झीलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इसका मैप देखते हैं। तो हमने अफ्रीका के पर्वतों के बारे में आज जाना। अगला हम देखते हैं कि अफ्रीका की झील है। अफ्रीका की झीलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इसका मैप देखते हैं कि कौन कौन सी झील कहाँ है। जी, अफ्रीका की झील है। अभी हमने अफ्रीका के पर्वतों के बारे में पढ़ा, अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अफ्रीका की प्रमुख झील है। तो इनकी लोकेशन अगर हम देखें तो अफ्रीका के उत्तर में और दक्षिण में इन झीलों का विस्तार है। तो प्रमुख रूप से दक्षिण में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है न्यासा लेक। क्या नाम है? न्यासा। इसके उत्तर में और पश्चिम में जो लेक है उसका नाम है टांगानिका। ये जो लेक है इसका नाम है टांगानिका। दक्षिण में जो लेक है इसका नाम है न्यासा लेक। इनके उत्तर में जो प्रमुख लेक है, सबसे प्रमुख लेक है अफ्रीका की, उसका नाम है लेक विक्टोरिया। क्या नाम है? लेक विक्टोरिया, जो कि काफ़ी क्वेश्चन में रहती है। और सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से भ्रंश घाटियों में स्थित कौन सी झील नहीं है। तो जो ये विक्टोरिया झील है ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। भ्रंश घाटी के बारे में हम आपको अंतिम रूप से चर्चा करेंगे कि भ्रंश घाटी क्या है, कहाँ ये स्थित है और कौन कौन सी झीलें इसमें सम्मिलित हैं। तो तीन झीलें अभी हमने आपको बताई। कौन सी झील है? पहली न्यासा झील, दूसरी है टांगानिका, तीसरी है विक्टोरिया। विक्टोरिया के उत्तर पश्चिम में जो झील है उसका नाम है अल्बर्ट झील। क्या नाम है? अल्बर्ट झील। और एक शुरू में एक झील है जो अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। ये उधर मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी का क्षेत्र है। तो अफ्रीकी भ्रंश घाटी में केवल विक्टोरिया सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अफ्रीकी भ्रंश घाटी यहाँ से थोड़ी ऐसे मुड़ी हुई, तो ये बाकी झीलें इसमें सम्मिलित हैं। ये झील का नाम है जो इनके उत्तर में, उसका नाम है तुर्काना झील, लेक तुर्काना। एक झील है टाना झील। क्या नाम है? टाना लेक, ठीक है। एक इधर झील है जो चार देश में स्थित है, तो उसका नाम है चाड लेक। क्या नाम है? चाड लेक। तो अभी हमने अफ्रीका की कई लेक्स के बारे में चर्चा की।
पहली लेक जो दक्षिण में पड़ी हमने वो है न्यासा लेक। उसके उत्तर में थोड़ा पश्चिम उत्तर पश्चिम में जो लेक है उसका नाम है टांगानिका लेक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम उत्तर में देखी जो झील है वो है विक्टोरिया झील, उसके उत्तर में अल्बर्ट झील, उसके उत्तर में तुर्काना झील, और अफ्रीका के इधर जो लेक स्थित है उसका नाम है, सॉरी ये तुर्काना है, इधर टाना है, और जो चार देश में जो झील स्थित है उसका नाम है चार लेक। तो आज हम इन लेक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी लेक में क्या क्या विशेषता हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ये विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक की क्या क्या विशेषता हैं और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। तो लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये 3 देशों में स्थित है। कौन कौन से देश हैं तीनों? केन्या, युगांडा और तंजानिया। कौन कौन से देश हैं? केन्या, युगांडा और तंजानिया। और ये विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी है? सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील है। पहले पे कौन सी है? जो हम पढ़ेंगे आगे जाके यूएसए की और कनाडा की जो मिश्रित झील है उसका नाम है लेक सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और विश्व की सेकंड मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? वो है लेक विक्टोरिया, जो भी कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। इस झील से एक नदी है जो आगे जाके नील नदी बनती है, उसका नाम है श्वेत नील। नील नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है, जिसके पहली तो है ब्लू नील और दूसरी है श्वेत नील। आगे जाके जब ये जो इनका संगम होता है तो एक ये कहलाती है नील नदी। कौन सी कहलाती है? नील नदी। तो जो ये श्वेत नील है कौन सी है? श्वेत नील है। इसका उद्गम विक्टोरिया लेक से है। तो विक्टोरिया लेक के बारे में हमने 3 चीजें देखी। ये केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है। ये केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है। दूसरा हमने देखा कि ये सेकंड विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। तीसरा हमने देखा कि श्वेत नील का इससे उद्गम है, यहाँ से श्वेत नील ऐसे ऐसे निकल रही है, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे कि ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भ्रंश घाटी दे देंगे, पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी, उसमें काफ़ी ये सब झीलें लगभग उसमें आती हैं सिवाय विक्टोरिया लेक के। तो विक्टोरिया लेक के बारे में एक चीज़ और हम इम्पोर्टेंट देखते हैं कि ये विषुवत रेखा को ये विषुवत रेखा के मध्य में से निकलती है। विषुवत रेखा इसके मध्य में से निकलती है। ये विक्टोरिया लेक है, इसके अंदर से एक जो रेखा निकल रही है उसका नाम है विषुवत रेखा, ठीक है। तो 4 चीज़ हमने जो विक्टोरिया लेक के बारे में पढ़ी। वो पहली कौन कौन सी है कि केन्या, युगांडा और तंजानिया में ये लेक स्थित है। दूसरा हमने देखा कि इससे श्वेत नील, जो कि आगे जाके नील नदी में परिवर्तित होती है, उसका उद्गम यहीं से है। तीसरा हमने देखा कि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की दूसरी झील है। पहली है सुपीरियर, लेक सुपीरियर, जो कि यूएस और कनाडा में स्थित है। लास्ट हम देखते हैं कि ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। अगली झील का हम केवल नाम देखेंगे। जो झील है अल्बर्ट झील, ये कहाँ है? युगांडा और कोंगो गणराज्य। कहाँ है? युगांडा और कोंगो गणराज्य में स्थित है। कौन सी झील? लेक अल्बर्ट। कौन सी है? लेक अल्बर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं तुर्काना झील। तुर्काना झील है वे कहाँ स्थित है? केन्या, सूडान और इथियोपिया की सीमा पर। कहाँ स्थित है? केन्या, सूडान और इथियोपिया की सीमा पर। अगला हम देखें तो लेक ताना। जो कौन सी लेक है? लेक ताना। लेक ताना कहाँ स्थित है? ये इथियोपिया के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ इथियोपिया है, इस क्षेत्र में ये लेक ताना स्थित है और इससे ब्लू नील का उद्गम होता है। कौन सी नील का उद्गम होता है? ब्लू नील का। ये जो अभी हमने आपको बताई, ये कौन सी लेक है? टाना। और ये लेक यहाँ से जो निकल रही है श्वेत नील, इसका नाम है विक्टोरिया। जो ब्लू नील है वो ताना लेक से निकल रही है और श्वेत नील है वो विक्टोरिया लेक से निकल रही है। आगे जाके ये नील नदी बनती है। ये जहाँ मिलती हैं ब्लू नील और श्वेत नील, वो है सूडान की राजधानी खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम, उसमें जाके मिलती हैं। तो हमने
लेक ताना के बारे में भी पढ़ा, तुर्काना के बारे में भी पढ़ा, अल्बर्ट के बारे में भी पढ़ा और विक्टोरिया के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट जो प्रमुख लेक है वो है टांगानिका लेक। इसके बारे में कई चीज़ें हम देखेंगे कि टांगानिका लेक क्या है और कहाँ ये स्थित है। जो लेक टांगानिका है, लेक टांगानिका है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये तंजानिया, कोंगो, जाम्बिया और बुरुंडी की सीमा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया, कोंगो, जाम्बिया और बुरुंडी की सीमा पर। यह कोंगो गणराज्य, ठीक है। और ये सबसे लंबी झील है। इधर जैसे कि हम देखें झील यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे ये विश्व की सबसे लंबी लेक है। और अगला चीज़ हम इसमें देखें कि सेकंड सबसे गहरी है विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका और विश्व की सबसे गहरी झील है लेक बैकॉल, जो कि रूस में है। कौन सी है? लेक बैकॉल, जो कि कहाँ है? रूस में। और जो सेकंड है सबसे गहरी, उसका नाम है लेक टांगानिका, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? तंजानिया, कोंगो गणराज्य, जाम्बिया और बुरुंडी में स्थित है। जो अभी हम भ्रंश घाटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो यहाँ भ्रंश घाटी स्थित है, तो भ्रंश घाटी यहाँ तक स्थित है, ठीक है। तो भ्रंश घाटी की जो सबसे अंतिम झील है उसका नाम है लेक न्यासा। क्या नाम है? लेक न्यासा या लेक मलावी। ये दोनों एक ही नाम है, एक ही झील के नाम है। और ये कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी के दक्षिणतम भाग में। नेक्स्ट हम झील देखते हैं, प्रमुख झील है जो है लेक चाड, ये जो कि प्रमुख रूप से 4 देश में स्थित है। ये लेक चाड है, ठीक है। ये स्थित कहाँ है इसकी? चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, 4 देशों में ये स्थित है। और मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? 4 देश में। और ये रामसर सूची में शामिल है। लेक चाड है, ये 4 देशों में स्थित है, कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया और चाड में। और ये रामसर सूची में शामिल है। रामसर सूची में वेटलैंड शामिल होते हैं, जो आर्द्र भूमियाँ शामिल होते हैं, जैसे कि अपने राजस्थान की केवलादेव और जो सांवर लेक है, ये रामसर सूची में शामिल है, ठीक है। तो आज हम यहीं स्टॉप लेते हैं, नेक्स्ट हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।